So this is the 23rd video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 22nd video. इस वीडियो में भी हम एक प्रॉब्लम टेकअप करेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, जिसमें कंबाइंड इक्वेशन ऑफ मोशन का कंसेप्ट यूज़ होगा। तो इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बाय 3 डिफरेंट मेथड्स। उसको आप लोग ठीक से गो थ्रू कीजिए, समझ गए ना। और इनकेस आपको पहले बार आ रहे हैं तो पहले 19वां 20वां वीडियो जरूर देख लीजिए, तब 23वां में आइएगा। उन्हें ये समझ के बता दिए। अगर आप न्यू है इस चैप्टर में तो बिना इसको देखे 19वां 20वां देखे बिना अगर इसको देखिएगा ना तो समझ में नहीं आएगा। तो 19वां और 20वां वीडियो देखने के बाद ही जाके अब 23वां वीडियो में आना होगा आपको। समझ गए? क्लियर है? ठीक है, चलिए तो पहले हम प्रॉब्लम लिखते हैं। पहले उसको हम 3 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए, अलग अलग मेथड से सॉल्व इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको हर तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, समझ गए ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसी मेथड से हम बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। जिस प्रॉब्लम में जो मेथड मोस्ट सूटेबल है उसको अप्लाई कर देना है, ये बेसिक पॉइंट जानना है, समझ गए। तो देखिए क्वेश्चन क्या बताते हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, ये मेरा एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर एक वेज है, रिजिड बॉडी, उसका एंगल 60 डिग्री है इंक्लाइन प्लेन का। वेज का मास 4m है, ये इसका स्मूथ इंक्लाइन सरफेस ऑफ द वेज है। इस पर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है जिसका मास m है। ये मास जो है इसी स्मूथ इंक्लाइन सरफेस पर स्लाइड करने के लिए फ्री है, और वेज जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर स्लाइड करने के लिए फ्री है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि कांस्टेंट फोर्स F बराबर mg लगा रहे हैं इस वेज को राइटवर्ड डायरेक्शन में, समझ गए। क्वेश्चन ये है कि टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, वेज को हम लोग डिनोट करेंगे W से। ये वेज है मेरा 4m मास वाला, ये ब्लॉक ऑफ मास है, मैं इसको P से डिनोट करेंगे, और ग्राउंड को हम लोग डिनोट करेंगे कैपिटल G से। तो यही क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वेज मान लेते हैं कि राइटवर्ड एक्सेलरेट करेगा। ये एक्सेलरेशन हो गया वेज का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, AWGA हो गया एक्सेलरेशन ऑफ वेज विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये है, वही हमको पता करना है। अच्छा, वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का भी इधर भी जा सकता है, उधर भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ F। हमको पता नहीं कौन सा है। अच्छा, यहाँ पर नो फ्रिक्शन गिवन है, इसलिए इसके रेस्पेक्ट में इसके एक्सेलरेशन को हम नीचे ऊपर को भी मान के कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं क्या बोले? वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन हम डाउन द इंक्लाइन भी मान सकते हैं, अप द इंक्लाइन भी मान सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ F। देखिए, F अगर बहुत ज़्यादा होगा तो ये इसके रेस्पेक्ट में ऊपर जाना चाहेगा, और F अगर छोटा होगा तो इसके रेस्पेक्ट में इधर जाना चाहेगा। अब कौन सा केस है वी डोंट नो इन एडवांस। तो आप क्या कर सकते हैं, इसका वेज के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इससे डाउनवर्ड भी मान सकते हैं, अपवर्ड भी मान सकते हैं, और सॉल्व कीजिएगा। नेगेटिव साइन आएगा तो एक्चुअल जो डायरेक्शन है उसका वो हमारे मानने के एज्यूम करने के ठीक ऑपोजिट हो रहा है। इसलिए फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन हम मान ले रहे हैं कि वेज के रेस्पेक्ट में ब्लॉक का एक्सेलरेशन B है। तो B मेरा, इसको हम यहाँ लिखते रहे। देखिए यहाँ थोड़ा क्लमजी हो जाएगा, ये देखिए ये B लिख दिए। तो AWGA हो गया, और APW ब्लॉक को P से डिनोट किए हैं, W फॉर वेज है। APW क्या हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू वेज। उसको B मान लिए हैं, डाउन द इंक्लाइन माने हैं। इसमें अपवर्ड भी जा सकता है, तो हम अगर उल्टा आ रहा होगा तो B नेगेटिव आ जाएगा, तो बट मैग्नीट्यूड ठीक मिलेगा हमको। देखिए, जब स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं है तो ये कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। तो यही हमको पता करना है। इसको हम अलग मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं बाय मेथड 1। मेथड 1 में हम क्या करेंगे कि मेथड 1 में हम करेंगे ये कि वेज को लगा देंगे न्यूटन्स लॉ राइटवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में, और ब्लॉक को न्यूटन्स लॉ लगाएंगे ग्राउंड फ्रेम में, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एक इंक्लाइन के लॉन्ग, एक नॉर्मल टू इंक्लाइन के लॉन्ग। दोनों डायरेक्शन में इसको हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। ब्लॉक को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इसको भी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि वेज का फ्री बॉडी क्या इसका बनाते हैं फ्री बॉडी ब्लॉक का, समझ गए ना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब ग्राउंड तो लोग इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, तो ग्राउंड फ्रेम्स देखने पर खाली उस पर रियल फोर्स एक्ट करेगा, देयर इज नो सूडो फोर्स। तो स्मॉल m का FBD बना रहे हैं ग्राउंड फ्रेम में।
एफ बी डी ऑफ एम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ग्राउंड इनर्शियल जैसा हम बोले अभी, तो खाली रियल फोर्स एक्ट करेगा उस पर। रियल फोर्स एक mg हो जाएगा और एक n होगा। नॉर्मल फोर्स ये 4m लगाएगा ब्लॉक पर ऐसे इंक्लाइन सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे, ये इसका एफबीडी हो गया। ठीक है, अब इसको न्यूटन लॉ लगाएंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं, स्मॉल m का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन का दो कॉम्पोनेंट हम ले लेते हैं, एक डाउन द इंक्लाइन c1 है, एक नॉर्मल टू इंक्लाइन c2 है। आप c2 उधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी वन ऑफ देम, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ गए क्या बोले? ठीक है ना। तो c1 c2 दोनों ही जो है ब्लॉक का एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दे आर बोथ म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। c1 c2 जो है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, समझ गए? चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले ब्लॉक को न्यूटन लॉ लगाते हैं डाउन द इंक्लाइन। अब डाउन द इंक्लाइन लगाएंगे तो खाली n का कोई कंपोनेंट तो होगा नहीं, खाली mg का कंपोनेंट होगा। mg का कंपोनेंट डाउन द इंक्लाइन होगा mg sin 60 डिग्री। sin 60 डिग्री हम जानते हैं √3/2 होता है, m टाइम्स क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा, m टाइम्स सॉरी c1 इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं इधर, इसमें mm कट जाएगा, देख सकते हैं। तो c1 को लिखेंगे 0√3/2 लिखेंगे c1 को, हो गया। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया मेरा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब हमको न्यूटन से लगाते हैं c2 के लॉन्ग, इस डायरेक्शन में लगाते हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। इस डायरेक्शन में क्या फोर्स दिखाएगा, ये एंगल बाय ज्योमेट्री 60 डिग्री होगा, देख सकते हैं। mg cos 60 डिग्री माइनस n बराबर mc2। अब cos 60 डिग्री 1/2 होता है, आप जानते हैं, mg/2 माइनस n mc2। सेकेंड इक्वेशन आ गया, देखिए। ठीक है ना, क्लियर, फाइन। अच्छा, अब क्या करना होगा हम लोग को, अच्छा इसमें एक बार जान लीजिए कि खैर चलिए लिख दिए हैं, c1 नहीं भी लिखते चलता, तो चलिए जो भी है पता चल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, वेज को लगाते हैं न्यूटन लॉ राइटवर्ड डायरेक्शन में, उसके लिए वेज का हम फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड फ्रेम में। तो वेज को अगर दिखाएंगे, देखिए ये 4m मास का वेज हो गया, 4mg वेट हो गया, ग्राउंड इस पर नॉर्मल फोर्स n1 लगाया, ब्लॉक इस पर n लगाया, इधर यहाँ f लग रहा है, कितना mg लग रहा है, mg लग रहा है ऐसे, देखिए। ठीक है ना, क्लियर है? इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब इसको हम इस डायरेक्शन में लगाते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वेज को राइटवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में। उसमें n1 और 4mg कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, राइट एंगल पर है, खाली f का और इसका आएगा। तो उस डायरेक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, f n का कंपोनेंट है जो होगा, ये वर्टिकल से 60 डिग्री एंगल बनाएगा बाय ज्योमेट्री, 60 है तो भी 60 होगा। तो n sin 60 पीछे, f माइनस n sin 60 डिग्री यानी n√3/2, ठीक है, इज इक्वल टू हाउ मच, 4ma हो गया ना। और f कितना mg है, तो mg डाल देते हैं इसको, देखिए माइनस n√3/2 बराबर 4ma। ठीक है ना, ऑलराइट। अब देखिए ये आ गया हमको, ये मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया, देखिए थर्ड इक्वेशन। अब देखिए हमको निकालना क्या, a निकालना है ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a, वैल्यू ऑफ a हैज टू बी डिटरमिन्ड, है कि नहीं। तो a है तो n आ गया, देखिए इसमें। अच्छा n इसमें भी आ रहा है, देखिए देख सकते हैं आप, इन दोनों से n को हम एलिमिनेट कर देते हैं, n को एलिमिनेट करते हैं इन दोनों से n को, तो c2 फिर भी रहेगा, देखिए। तो अब देखिए इसमें कितना अननोन्स है, देखिए a c1 c2 n, 4 अननोन है, देख सकते हैं आप। a है, c1 c2 है और नॉर्मल फोर्स n है, a c1 c2 n, 4 अननोन है, 4 कंडीशन चाहिए। 3 इक्वेशन लिखा चुका है, अब एक और कंडीशन चाहिए हमको। अब एक और कंडीशन कहाँ से आएगा,
तो यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक और वेज दोनों ही रिजिड बॉडी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑब्जर्वेशन मेरा ग्राउंड है, ग्राउंड में दोनों ही बॉडी का ट्रांसलेशन हो रहा है, कोई भी रोटेट नहीं कर रहा है। तो ग्राउंड के फ्रेम में m और 4m का जो एक्सटेंशन का कंपोनेंट होगा अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल वो इक्वल हो जाएगा। m और 4m का जो एक्सटेंशन का कंपोनेंट होगा अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल दैट विल बी इक्वल, है ना। तो अब देखिए ये मेरा हो गया है वेज हो गया, देखिए ये 60 डिग्री एंगल हो गया वेज का। यहाँ पर ये ब्लॉक का पॉइंट, ये वेज का पॉइंट कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। ब्लॉक का ग्राउंड में इधर एक्सप्रेशन C1 है और इधर एक्सप्रेशन C2 है, और ये जो वेज का पॉइंट है इसका एक्सप्रेशन इधर कितना है, ये इधर है, ठीक है ना। अब देखिए ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 है, ये 60 है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है, ये 60 होगा ऑल्टरनेट एंगल्स, ये राइट एंगल पर है तो 30 डिग्री हो जाएगा एंगल, हो जाएगा ना, बोलिए। तो अब देख लीजिए इसमें एक का इधर कंपोनेंट होगा वो a cos 30, ये sin 30, तो नॉर्मल कलम कंपोनेंट हो जाएगा a cos 30 हो जाएगा। नॉर्मल कलम कंपोनेंट a cos 30 इस डायरेक्शन में होगा, हो जाएगा ना, बोलिए। क्लियर है एकदम। तो क्या लिखेंगे बताइए, ये ऐसे a का इधर कंपोनेंट क्या होगा, a cos 30, ये √3/2, ठीक है ना। ये 60 है, ये भी 60 होगा, 30 होगा, राइट एंगल है। अच्छा ब्लॉक का देखिए, ब्लॉक का एक्सप्रेशन देखिए कौन सा है। ब्लॉक का एक्सप्रेशन C2 इधर है, देखिए इधर, इधर माने है ना, C2 इधर माने है, देखिए C1 इधर है। नॉर्मल के लॉन्ग C1 का कोई कंपोनेंट तो होगा नहीं, खाली C2 का होगा, C2 इधर दिखाए हैं। बट हम मेरा ये का जो कंपोनेंट, इस पॉइंट का जो एक्सप्रेशन का कंपोनेंट है कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग, वो a cos 30 इधर है और C2 इधर दिखाए हैं, दोनों अपोजिट है। बट अपोजिट तो हो नहीं सकता है, सेम डायरेक्शन होना है। यहाँ हम लोग C2 जो माने हैं हम लोग आर्बिट्रली रॉन्ग में मान लिए हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि नेगेटिव माने सॉल्व करने पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ -C2 लिखेंगे, ये फोर्थ कंडीशन आ गया। देखिए आई होप क्लियर है आपको, माइनस समझे ना काहे लिखे, क्योंकि वेज के ब्लॉक का इस पॉइंट और वेज के इस पॉइंट का जो एक्सटेंशन होगा अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन वाइज सेम होगा। डायरेक्शन वाइज मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम होना ही है, डायरेक्शन वाइज भी सेम होना है। और देखिए हम जो माने हैं वेज का ये पॉइंट ए से उधर एक्सलेट कर रहा है, इसका नॉर्मल कॉलम कंपोनेंट हो जाएगा a cos 30 डिग्री इधर हो जाएगा, और C2 इधर है तो अपोजिट डायरेक्शन में, C1 को कंपोनेंट तो होगा नहीं इधर, इधर खाली C2 का कंपोनेंट, C2 इधर है, a cos 30 डिग्री अपोजिट है, इसका माइनस कर देंगे। इफ चौथा इक्वेशन आ गया। देखिए अब हम इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग करेंगे ये कि इससे C2 निकालेंगे, C2, और ये इससे निकाल के इसमें डाल देंगे तो हमको n आ जाएगा। n आ जाएगा तो किसी एक में डाल देंगे तो a का वैल्यू हमको मिल जाएगा। बात समझ गया, समझ गया ना क्या बोले, क्लियर हो गया। ठीक है चलिए इसको मिटाते हैं ऊपर, ठीक है। देखिए अब a को क्या लिखेंगे, इससे a से आ जाएगा 4m से भाग कर दीजिए, तो √3/2 इंटू a, ये को लिखेंगे 4m से भाग कीजिए, g/4 माइनस n√3/8m हो गया, √3/2 माइनस C2। अब C2 क्या लिखाएगा, C2 लिखेंगे माइनस ऑफ C2। अब C2 को क्या लिखेंगे, m से भाग कीजिए, g/2 माइनस n/m हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, n के लिए सॉल्व करेंगे इसको, n का टर्म उधर ले जाते हैं, n/m उधर ले जाते हैं, यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस 3/16 हो जाएगा, होगा ना, बोलिए। √3 इंटू √3 3, 8 इंटू 2 16, उस साइड चला गया, इधर क्या होगा, g√3/8 प्लस g/2 हो गया। n कितना लिखेंगे, 16 mg/19, 16 mg/19, और यहाँ लिखेंगे कितना, 3/8 प्लस हाफ, ये n आ गया। देखिए आई होप ये क्लियर है आप लोग को, ये ठीक है ना। कितना आ गया n बोलिए, 16 mg/19 और हो जाएगा √3/8 प्लस 1/2, n आ गया। देखिए और हमको निकालने क्या बोला है, हमको निकालने बोला है
ए का वैल्यू, तो एन आ गया तो किसी एक में डाल देते हैं, जैसे इसी में डाल देते हैं तो ए आ जाएगा उससे, ठीक है ना। इसे मिटा देते हैं, ठीक है। इसका कोई यूज़ नहीं आया इक्वेशन का, देखें ना, दिस इज नॉट बीन यूज्ड एनीवेयर। C1 का कोई यूज़ नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप, है कि नहीं बोलिए। C1 इज नॉट बीन यूज्ड एनीवेयर, आप देख सकते हैं, क्लियर है ना एकदम। अब इनको डाल देंगे इसमें, ये को क्या लिखेंगे 4m से, f कितना mg है, तो mg/4m कितना होगा, g/4 हो गया, माइनस n√3/2, √3/2/8m इंटू 4m से डिवाइड कर दिया, तो हो गया आपका √3/2/4m, और n का वैल्यू डाल देंगे इसमें, n का वैल्यू इतना डाल देंगे यहाँ देखिए 16 mg/19 √3/8 प्लस 1/2, ये देखिए, अब देख लीजिए m और m से चला जाएगा, माइनस इसमें आपको देख लीजिए 8 है, 16 है तो 2 हो जाएगा, 2√3/19 इंटू जी भी आएगा, देखिए 8 है, 16/8 2, 2√3/19 8 हो गया आपका, ये 8 16 2 बाई 19 हो गया, बाई, हाँ ठीक है ना, सही है ना, ये आपका हो गया 8 तो 16, 2g√3/19, यस करेक्ट, आई होप इट इज करेक्ट, क्लियर। तो ये 8 है तो 2 हो गया, तो 2g√3/19 √3/8 प्लस 1/2, ये होगा, देखिए जी कॉमन ले लीजिए, माइनस कितना लिखेंगे, √3 क्या होगा, 3 इंटू 2 6/19 इंटू 8 माइनस √3/19, ये देखिए ये हो जाएगा, ये 1/4, ये इसमें 3/4 होगा, 3/4 76 माइनस 4√3/76, ये हो जाएगा, देखिए ठीक है ना। ये हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19 - 16 - 4√3/76, यही जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, देखिए आई होप इट इज क्लियर, फाइन। तो कितना आ गया ए का वैल्यू, ए का वैल्यू आ गया जी टाइम्स, यहाँ 19 से मल्टीप्लाई कर दिए, 76 कॉमन आ गया, तो 16 - 4√3/76, देखिए ये आपका आ गया, ए का वैल्यू आ गया, देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ ए, ये जाके इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, देखिए 16 - 4√3/76, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, देखिए मेथड 1 से आंसर हम लोग को आ गया है, ठीक है ना, फाइन, ऑलराइट। अब जो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड 2 से, सेकेंड मेथड से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। उस आंसर को ध्यान में रखिएगा, वही आंसर आना चाहिए मेथड 2 से भी। अच्छा मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे ना कि वेज के रेस्पेक्टिव ब्लॉक को लगाएंगे न्यूटन्स लॉ डाउन द इंक्लाइन, और ब्लॉक और वेज का कंबाइंड इक्वेशन लिख देंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो 2 इक्वेशन में सॉल्वेबल होगा, समझ गए ना। तो मेथड 2 बनाते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका फ्री बॉडी बनाएंगे वेज के फ्रेम में, तो FBD ऑफ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू वेज, FBD ऑफ स्मॉल m विथ रेस्पेक्ट टू क्या, वेज, तो उसका फ्री बॉडी बनाते हैं। देखिए रियल फोर्स तो लगेगा mg और n, यही 2 रियल फोर्स ऑब्जेक्ट पर लग रहा है। अच्छा वेज देखिए, वेज ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेट कर रहा है, तो वेज एक ट्रांसलेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, तो वेज से देखने पर इस पर सूडो फोर्स एक्ट करेगा, उसका डायरेक्शन जो होगा एक अपोजिट होगा लेफ्टवर्ड, उसका मैग्नीट्यूड होगा ma, ये सूडो फोर्स m पर एक्ट कर रहा है, देखिए n लग रहा है, mg लग रहा है ना, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक को लगाएंगे न्यूटन्स लॉ विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइन, अब डाउन द इंक्लाइन में कंपोनेंट mg cos mg sin 60 होगा,
और एम ए कॉस 60 ऊपर लाएगा तो नीचे लिख रहे हैं माइनस एम ए कॉस 60 एम ए बाई 2 हो जाएगा बराबर एम बी बी एक्सलेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइन जो बी मान चुके हैं। इसमें एम एम देखिए कट जाएगा तो बी को लिखेंगे g√3/2 माइनस a बाई 2 ये बी लिखा है देखिए ये मेथड 2 का फर्स्ट इक्वेशन हो गया। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर मेथड 2 क्लियर। बी कितना हो गया g√3/2 माइनस a बाई 2 ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ब्लॉक वेज का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में ठीक है। ऊपर मिटा देते हैं इस आंसर को नहीं मिटा रहे हैं रहने दे रहे हैं ताकि उन्हें इनकेस मिस्टेक ना हो जाए। अच्छा इससे 4 कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएगा उसको नहीं कैंसिल किया है। अच्छा अब देखिए कंबाइंड इक्वेशन लिखना है ब्लॉक का और वेज का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में राइटवर्ड डायरेक्शन में। पहले सिस्टम डिसाइड करना है सिस्टम डिसाइड हो गया ब्लॉक प्लस वेज मेरा सिस्टम है। कंबाइंड इक्वेशन लिखना है उस डायरेक्शन में उसको नाम दे दीजिए उसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे दोनों का रेस्पेक्टिव फ्री बॉडीज बनाएंगे ग्राउंड फ्रेम में। कंबाइंड इक्वेशन हम पूरा थ्योरी इसमें 19वां वीडियो में जाइएगा सारा डिटेल्स मिल जाएगा कंबाइंड इक्वेशन का। तो जो देखिए अगर डाउट है तो 19वां वीडियो में जाइए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का उसमें आपको सारा मिल जाएगा आपको। अब ब्लॉक एम का हम लगाते हैं न्यूटन्स लॉ लगाते हैं ग्राउंड फ्रेम में उसका रियल फोर्स क्या लगेगा एम जी लगेगा और एन लगेगा बस। अब उस तरह से वेज का हम फ्री बॉडी बनाते हैं ग्राउंड फ्रेम में अलग बना रहे हैं थोड़ा। ये 4mg हो गया ये 60 डिग्री एंगल हो गया n1 जो ग्राउंड लगाया जो ब्लॉक जो लगा रहे हैं n और ये हम बाहर से F बराबर mg लग रहा है कांस्टेंट फोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में। अब इसमें देखिए सिस्टम मेरा ये दोनों वेज प्लस ब्लॉक मेरा सिस्टम है। हम जानते हैं कंबाइंड इक्वेशन खाली एक्सटर्नल फोर्स आता है इंटरनल फोर्स नहीं आता है। यहाँ n और n इंटरनल फोर्स है फॉर द वेज ब्लॉक सिस्टम वो आउट ऑफ कंसिडरेशन हो गया। तो इसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स खाली इसका वेट n1 और mg यही 4 एक्सटर्नल फोर्स है। बट हम कंबाइंड इक्वेशन इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं उस पूरे सिस्टम पर इस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फोर्स खाली mg है। ये हो गया नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम ब्लॉक प्लस वेज इन एक्स डायरेक्शन जो कि mg हो गया मैग्नीट्यूड वाइज। दैट इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन फॉर पार्टिकल्स ऑफ द वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। समेशन करेंगे ओवरऑल द पार्टिकल्स ऑफ द वेज प्लस समेशन ओवर mi ai y I समेशन ओवर ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द ब्लॉक। ओके अच्छा सारा एक्सप्रेशन जो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट लिया आएगा मैं बोल चुके हैं 19वां वीडियो में चले जाइए फिर से सारा डिटेल मिल जाएगा आपको। तो ये हो गया mg। अच्छा वेज पर समेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे 4ma सब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन लिखेंगे वेज का बट ग्राउंड के रेस्पेक्ट वेज का एक्सप्रेशन a है तो कितना लिखेंगे 4ma लिखेंगे हो गया प्लस अब ब्लॉक का लिखेंगे। अब ब्लॉक का एक्सप्रेशन लिखना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उस डायरेक्शन में यहाँ पर सॉरी x होगा ठीक है ऑलराइट। अब वो कैसे लिखेंगे तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसके लिए फिर से चले जाइए 20वां वीडियो में a डैश a डबल डैश कंसेप्ट पूरा बता चुके हैं उसमें चले जाइएगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे बताइए मास टाइम्स हम बेसिक एक्सप्रेशन टर्म लिखेंगे ब्लॉक को लेबल कर दिए हैं p डायरेक्शन लिख रहे हैं x एक्सिस में तो क्या लिखेंगे बेसिक एक्सप्रेशन टर्म क्या लिखेंगे a pg का x कॉम्पोनेंट कहा है ऐसा समझ चुके हैं और हमको ब्लॉक के ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सप्रेशन का x कॉम्पोनेंट चाहिए यहाँ पर यही बेसिक एक्सप्रेशन टर्म हो गया ठीक है। इसको मिटा देते हैं तो अब इसमें देख लीजिए एम 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 कैंसिल आउट हो जाएगा फिर यहाँ लिख रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं इसको तो g बराबर हो जाएगा 4a। अब इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ डॉट प्रोडक्ट इसको लिखेंगे a pg डॉट i हैट इसको लिखेंगे g बराबर 4a प्लस अभी a pg को ट्रांसलेटिंग फ्रेम को फॉर्मूला से लिखेंगे a p w प्लस a w g ऐसा लिखेंगे। आई होप कि क्लियर है ये ठीक है ना ऑलराइट। तो इसको लिखेंगे a p w से a w g डॉट क्या i हैट लिखेंगे लिख दिया ऐसा ठीक है। अब ये मेरा दोनों एक्सप्रेशन टर्म हो गया इसको लिखेंगे 4a प्लस a p w भी वेक्टर b हो गया a w g वेक्टर a हो गया डॉट आई हैट ये दो ब्रैकेट में जो दो टर्म देख रहे हैं ए और बी यही एक्सप्रेशन टर्म हो गया। अब इसमें लिखेंगे 4a प्लस फिर से डाउट हो आप चले जाइए 20वां वीडियो में a डैश a डबल डैश कंसेप्ट। अब देखिए इसमें आई हैट किधर है इधर है ए भी किधर है ए उधर ही है बी किधर है बी इधर है
बोलिए है कि नहीं, है ना। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए, देखिए पे अटेंशन टू वन थिंग, पे अटेंशन टू वन थिंग व्हिच आई एम टेलिंग। तो इसमें आप देखिए ए आपका आई हैट से 0 डिग्री बनाता है एक्यूट एंगल, बी आपका जो है सो आई हैट से एक्यूट एंगल बनाता है 60 डिग्री, दोनों ही एक्यूट एंगल वाला है। इस दोनों का जो सम ऑफ कंपोनेंट अलॉन्ग आई हैट होगा वही ए डैश हो जाएगा। तो बी डॉट आई कितना हो जाएगा, बी इंटू 1 इंटू कॉस 60 b/2, और ए डॉट आई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही आपका ए डैश हो गया, ए डबल डैश इसमें 0 होगा। लेकिन दोनों में एक्सप्रेशन टर्म में से कोई भी एक्सप्रेशन टर्म आई हैट से ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म नहीं करता है। इतना आ गया देखिए, तो जी हो गया कितना, जी हो गया मेरा, जी कितना हो गया बताइए, जी हो गया 5a प्लस b/2 आ गया। ठीक है, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन आ गया मेथड 3 का। फाइन, ऑलराइट। अच्छा, अभी हम लोग बी वाला इक्वेशन लिखे थे जो मिटा दिए, अभी मिटाना नहीं चाहिए था लेकिन गलती से मिट गया। तो बी कैसे आएगा, देखिए ब्लॉक को न्यूटन सा लगाया था ना वेज के फ्रेम में, तो क्या लिखे थे, हम लिखे थे बी इज इक्वल टू जी साइन 60 g√3/2 माइनस a/2, यही तो लिखे थे जो मिटा दिए अभी हम। भी यही था ना, g√3/2 माइनस a/2, यही था, वेज के फ्रेम में लगाए थे इसको न्यूटन लॉ। ठीक है, अभी इस बी को क्या करेंगे, डाल देंगे इसमें, g बराबर 5a प्लस b/2, b/2 हो जाएगा g√3/4 माइनस a/4। फाइन, तो इसमें देख लीजिए ए को कॉमन ले लीजिए तो 19/4 होगा, 20, इसको लिखेंगे g इंटू 1 माइनस √3/4 होगा, ये हो जाएगा 4g/19, 4g/19 1 माइनस √3/4। फाइन, अब इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे इसको जैसे ये आंसर आया था ना, ये दोनों देखिए दोनों सेम ही आंसर है। यहाँ 4 से काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए इसको लिखेंगे g/19 4 माइनस √3, ये देखिए ये दोनों इक्वल है, 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर नीचे, ये 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यही आंसर दे देगा। देखिए यहाँ पर 4 कॉमन देख लीजिए, 4 माइनस √3/19, 4 माइनस √3, यही आंसर आ गया। देखिए सेम आंसर आ गया, आना भी चाहिए, है कि नहीं, बोलिए, आना भी चाहिए इसको, तो वही आंसर है, दोनों सेम है। तो यहाँ 4 कॉमन काट दीजिए, एक ही टर्म 4 कॉमन आ गया, जी इंटू 4 काट देंगे, जी इंटू 4 माइनस √3/19, जी इंटू 4 माइनस √3/19, वही आंसर आ गया। तो मेथड 2 से वही आंसर ऑब्टेन हो गया है। क्लियर हो गया, इज इट क्लियर, फाइन। अच्छा, अब जरा इसको, ये हम बार बार बोल रहे हैं, सेम ही आंसर है, 4 से कॉमन मल्टीप्लाई कर दिया, हटा दीजिए 4, वही सेम रिजल्ट आ गया। अच्छा, अब जरा इसको हम बनाएंगे मेथड 3 से। अब मेथड 3 हम बार बार बोल रहे हैं, इट्स अ मिक्सचर मेथड, सब कंसेप्ट एक में यूज हो जाएगा। मेथड 3 देखिए क्या करते हैं, अब इसमें हम लोग मिनिमम कैलकुलेशन में आंसर लाएंगे M3 में, मेथड 3 में मिनिमम कैलकुलेशन में आंसर ऑब्टेन करेंगे, समझे ना। In method 3 we will obtain the answer in minimum number of steps, minimum number of steps में हम कैलकुलेशन कैरी आउट करेंगे। तो देखिए उसके लिए हम लोग सिंपली, अब इसमें हम बार बोल रहे हैं थर्ड मेथड्स बनाते समय आपको थोड़ा अगर मैंने ऑब्जर्व करने की एबिलिटी है, अगर ऑब्जर्व कर सकते हैं, मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो मिनिमम कैलकुलेशन में आंसर ला सकते हैं, जो हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। तो देखिए ये 4m है, ये m है, F बराबर mg है, इसका ग्राउंड में एक्सप्रेशन A है, इसका वेज रेस्पेक्टिव इसका एक्सप्रेशन B है। अब इस पूरे का हम कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। अब इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्सेस डायरेक्शन में खाली mg होगा समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर द वेज 4ma, ऑलराइट, प्लस समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए ब्लॉक का जो ग्राउंड में एक्सेलरेशन होगा उसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट C1 होगा डाउन द इंक्लाइन और एक कंपोनेंट C2 होगा नॉर्मल टू इंक्लाइन। ऑलराइट, फाइन। अब देखिए तो यहां पर हम लिखेंगे m टाइम्स APGX, यानी कि APG डॉट आई हैट। APG डॉट आई हैट को कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे वेक्टर C1 प्लस वेक्टर C2 डॉट आई हैट, ऐसे लिखेंगे, वेक्टर C1 प्लस वेक्टर C2 डॉट क्या आई हैट, ऐसा लिखेंगे। देखिए वेक्टर C1 प्लस वेक्टर C2 डॉट क्या आई हैट।
तो हो जाएगा n तो क्या है इसमें 4a प्लस अब c1 डॉट आई हैट, c1 इधर है और इधर क्या हो जाएगा आई हैट किधर इधर है, तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं होगा 60 डिग्री, भी 60 डिग्री होगा ना जी। तो c1 डॉट आई हैट करेंगे तो क्या लिखेंगे c1 cos 60 डिग्री, c1 डॉट आई हैट, c1 इधर है आई हैट इधर है तो c1 इंटू आई हैट तो कितना लिखेंगे c1/2 लिखेंगे। अच्छा c2 इधर है आई हैट इधर है, कितना एंगल होगा c2 और आई हैट के बीच, c2 आई हैट के बीच एंगल हो जाएगा, ये हो गया आपका 60 तो 120 डिग्री होगा। c2 इधर देखिए ऐसे दिखाएं, c2 ऐसे आई हैट ऐसे, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा तो 150 डिग्री हो जाएगा। c2 डॉट आई हैट को क्या लिखेंगे, c2 डॉट आई हैट को हम क्या लिखेंगे बताइए, उसको लिखेंगे c2 इंटू आई हैट इंटू कितना वो cos 150 डिग्री, c2 इंटू 1 इंटू cos 150 क्या होगा -√3/2 हो जाएगा प्लस c1/2 माइनस c2√3/2 हो गया ऐसे। अच्छा c1 देखिए क्या है इसका, ये c1 c2 दोनों जो इसका कंपोनेंट है ब्लॉक का एक्सप्रेशन का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, ये तो आप जान रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। तो इसको लिखेंगे g बराबर 4a प्लस हाफ टाइम c1। अब देखिए ब्लॉक पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसको दो ही रियल फोर्स है, mg इधर n इधर, अगर ब्लॉक को ग्राउंड फ्रॉम न्यूटन से लगाते हैं डाउन द इंक्लाइन तो खाली mg sin 60 कंपोनेंट आएगा, वही mc1 हो जाएगा, तो c1 हो जाएगा g√3/2, तो यहाँ पर c1 को g√3/2 करेंगे, हो गया माइनस c2√3/2। अब देखिए वेज ए से जा रहा है इधर, ये पॉइंट वेज का भी ए से उधर जा रहा है, इसका नॉर्मल कॉलम कंपोनेंट इधर हो जाएगा, इधर समथिंग लाइक दिस, वो कितना होगा वो भी 60 डिग्री बनाएगा। हम यहाँ डायग्राम रेफर कर देते हैं, देखिए इधर ए लग रहा है, देखिए ये 60 डिग्री कॉमन नॉर्मल हो गया, देखिए ये भी 60 डिग्री होगा ऑल्टरनेट एंगल, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ए का नॉर्मल कॉलम कंपोनेंट होगा ए cos 30 डिग्री, ए cos 30 डिग्री कंपोनेंट होगा उसका, बट हम c2 ऑपोजिट माने तो c2 को -a√3/2 लिखेंगे, माइनस c2 को लिखेंगे माइनस ऑफ a√3/2 जैसा कि हम मेथड 1 में किए थे, तो माइनस ऑफ क्या लिखेंगे a√3/2, ये देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, देखिए तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका -c2√3/2, c2 हो जाएगा -a√3/2 हो जाएगा, ठीक है ना, c2 डॉट आई हैट, हाँ c2 को -a2 लिखेंगे, यस करेक्ट, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा g इज इक्वल टू 4a g√3/4 प्लस ये कितना हो जाएगा हो जाएगा आपका a4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा, देखिए ये होगा ना, तो हो जाएगा g कॉमन, तो यहाँ पर हम ये डाल चुके हैं, इसको फिर से 4a नहीं लिखाएगा, 4a कॉमन ले लिया है यहाँ पर, देखिए यहाँ 4a कॉमन ले लिया है, इसलिए लिखा गया है, ठीक है ना, जी इसको इधर ले आइए 1 माइनस √3/4, ये हो जाएगा 19a/4 होगा, देखिए 19a/4 आ गया, देखिए ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, इसलिए a हो जाएगा मेरा g/19 हो जाएगा 4 माइनस √3, वही आंसर आ गया, देखिए इसमें 4 कॉमन लीजिएगा, यही आंसर आ जाएगा, देखिए। तो इस क्वेश्चन को भी तीनों मेथड से हम सॉल्व करके आपको बतला दिए हैं, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। देखिए इतना तरीका से बतला इससे रहे हैं ताकि हर तरफ से कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपका प्रॉब्लम को हर एंगल से हर पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने का एबिलिटी होना चाहिए आपको, तब जाके एडवांस में फ़ायदा होगा। एडवांस में देयर इज नो लिमिट, जितना हिसाब बनाइए उतना अच्छा, ऐसा कोई नहीं कर सकता है कि मेरा एडवांस का प्रिपरेशन पूरा है, नो वन, मैंने आप जितना हिसाब बनाइए उतना अच्छा होगा एडवांस के लिए आपका,
कुछ भी पूछ सकते हैं लोग ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में, एडवांस में, फिजिक्स में। इसलिए आपको जितना हिसाब बनाएगा उतना अच्छा रहेगा, बट देयर इज नो वे आउट। कभी नहीं पॉसिबल है कि बिना आप हिसाब बनाए हो जाए क्रैक कीजिएगा, चांस बहुत कम है उसका। इट्स अ वेरी एक्सेप्शनल में एक्सेप्शनल केस को एक होता है, डजंट हैपन अदरवाइज। हिसाब जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही अच्छा होगा। समझ गया ना बात? इज इट क्लियर? फाइन, इसको मिटा देते हैं। चलिए, अब तीनों मेथड से हम सॉल्व करके बता दिए इसको, ठीक है। चलिए अब जरा इसका हम नेक्स्ट वीडियो टेकअप करेंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टेकअप करेंगे, ठीक है। इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। इसको अच्छा से पढ़िए, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, एक्सप्लेन कर देंगे उसको हम। तो ठीक से बनाइए सब इस टाइप का हिसाब। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए दूसरे सोर्स से, इस टाइप का क्वेश्चन गारंटीड है, बना लीजिएगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। समझ गए? ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं।